अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1-2 अक्टूबर नवंबर 2024 5070 ओ लेवल का। अच्छा बेटा, इस पेपर में ना जो ग्रेड थ्रेशोल्ड था 27, लोअर थ्रेशोल्ड मीन पेपर इज डिफिकल्ट। क्या वाकई ये पेपर डिफिकल्ट था? आपने मुझे एंड ऑफ द वीडियो लाजमी बताना है। वैसे अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो एग्जामिनर ने दो वर्ड यूज किए हुए हैं, एक उसने लिखा हुआ है डिफिकल्ट, एक उसने लिखा हुआ है गेसिंग। आप में से कोई बच्चा बता सकता है जी कि ये जो दो क्वेश्चन हैं 24 एंड 37, इनके लिए एग्जामिनर ने वर्ड गेस क्यों यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ के जी हमारे पास डिफिकल्ट थे? ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देयर वाज एन एविडेंस ऑफ गेसिंग, ऑल द ऑप्शन वर चोजन, आपके पास द कैंडिडेट वर नॉट गुड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो ये आपने मुझे बताना है कि एग्जामिनर को कैसे आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन गेस वर्क है या डिफिकल्ट है। आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एनी हाउ, वी आर कमिंग टुवर्ड द पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हीलियम आर्गन आपके पास मिक्सड इन ए क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, व्हाट हैपेंड व्हेन द टू गैसेस आपके पास। पहले नंबर पे आर्गन एंड हीलियम बिकम इवनली मिक्स थ्रू आउट द कंटेनर इवन दो दे हैव द डिफरेंट मासेस। आपको पता है ये दोनों की दोनों हमारे पास गैसेज हैं। गैसेज जो होती हैं ड्यू टू रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास, ऑल्दो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी डिफरेंट बट आफ्टर सम टाइम दे विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं बाकी ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करता हूं। आर्गन एंड हीलियम बोथ मूव टुवर्ड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। आर्गन एटम आपके पास सेटल मोर क्विकली। अब बेटा मुझे एक चीज बताइएगा, क्या ऐसा होता है जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, इज इट पॉसिबल कि कार्बन डाइऑक्साइड रूम में नीचे बैठ जाए और ऑक्सीजन रूम में ऊपर हो? नो, गैसेस हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। दैट इज रॉन्ग एज वेल। और यहां पे वो कह रहे हैं कि आपके पास बॉटम ऑफ द कंटेनर, अगेन दिस इज रॉन्ग। एंड अगेन आर्गन एंड हीलियम वो सेम चीज, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, एलिमेंट एक्स इज ए सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वाई हैज ए जॉइंट स्ट्रक्चर आपके पास। अब उसने ये नहीं कहा कि हमारे पास जो है जॉइंट कोवेलेंट, सॉरी जी, ये क्या है? जॉइंट कोवेलेंट। अब देखिए बेटा, आपके पास व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म सिंपल मॉलिक्यूलर, तो आपके पास लेट्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, इट्स ए सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल मीन दे आर हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। वाटर भी आपके पास है, it's also simple molecule. It can be element, it can be compound. On other hand, joint covalent में आपको पता है कार्बन which is diamond or graphite, their element, by the way silicon dioxide, it's a compound. तो हमारे पास x and y both can be element, both can be compound as well. तो आपके पास कौन सी ऑप्शन आ गई? element or compound, element or compound, we are having D as the correct option. अब देखिए इसमें यहां पे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहा है कि एन एटम, आपको पता है ना किसी भी न्यूट्रल एटम में बेसिकली एक होता है आयन, एक होता है एटम। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल। तो आपने यहां पे देखना है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 आ गया, आपके पास 10 हो गया, आउटर मोस्ट में 3, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। सो इट्स प्रोटॉन नंबर इज 13। प्रोटॉन नंबर कितना है? 13। अब आपके पास न्यूक्लियन नंबर कितना है? 13 plus 15, 28. So you are having C is the right answer. याद रखिएगा, दिस इज द वे हाउ वी कैन डिसाइड कि हमारे पास क्या प्रोटॉन नंबर हो। तो ये अब बेटा ये आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम टाइम ऐसा होता है एग्जामिनर हमें परसेंटेज अबेंडेंस दे देता है जी। जून का पेपर आप देखिएगा, जून 2025 का, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे ये आपके सामने, यहाँ पे एग्जामिनर हमें रिलेटिव अबेंडेंस दे देते हैं। पता है आपको ना, रिलेटिव मीन रेशो। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रेशो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपके पास वन आइसोटोप ये 20, ये आपके पास 1 है, एंड द अदर आइसोटोप ये 22, ये 5 है। अब देखिए परसेंटेज में वी डिवाइड बाय 100 टू फाइंड द परसेंटेज। रेशियो में हम इन दोनों रेशियोज को ऐड करेंगे। 5:1 मीन सम ऑफ रेशियो इज 6। सो ओवर हियर वी आर राइटिंग relative atomic mass, we can write AR for this is equal to mass of isotope 1 which is 20 multiplied by 1 plus आपके पास isotope 2 22
मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। अब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे 21.67 और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। एग्जामिनर कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज करेक्ट। आपके पास यहां पे हम देखें जी, कोवलेंट कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आपके पास व्हेन मोल्टन आर डिसॉल्व। आपको पता है ना हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड लाइक ग्लूकोज विच आर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म दे नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म और इवन इन द सॉल्यूशन। डाइल्यूट एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। आपको पता है ना एसिड जो होते हैं व्हेन वी डिसॉल्व देम इन वाटर दे चेंज इनटू हाइड्रोजन आयन। आपके पास अलॉन्ग विद एन आयन, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, and ions are free to move, so over here we are having this correct option। मैं बाकी ऑप्शन भी आपको बताता हूं। आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड conduct electricity due to movement of electron, this is wrong, they conduct electricity due to movement of ion। metal such as copper पॉजिटिव आयन नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। पॉजिटिव आयन बेसिकली मेटल आयन या मेटल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, दे रिमेन एट द फिक्स पोजीशन, इसलिए तो वो सॉलिड होते हैं हमारे पास। अच्छा, आपके पास विच सब्सटेंस इज नॉट मेलिएबल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू। अब देखें दो चीजें हैं, मेलिएबल नहीं है इट मीन इट्स नॉट ए मेटल, नॉट मेलिएबल मीन not metal। अब metal नहीं है but again it is a good conductor and the cause of conductance is due to movement of electron। तो every one of you have idea, graphite is one of the example आपके पास। मैं बाकी ऑप्शन भी बता देता हूं, ये आयनिक कंपाउंड है बेटा, वैसे एटम भी नहीं होते, गोल्ड मेटल है और सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 7 को गौर से देखना है बेटा आपके पास। इथीन, सबसे पहले तो आपको इथीन का फार्मूला पता होना चाहिए। आपको पता ना इथीन का क्या फार्मूला होता है बेटा, C2H4 आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, over here we are having one hydrogen, second hydrogen, third and fourth hydrogen, that is ethene आपके पास। The average mass of isotope of carbon and hydrogen compared to this is wrong। Basically इसमें 2 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, हमने इन सबको यूज करना है। यहां पे वो कह रहे हैं the atomic number of isotope of this compared to, again this is also wrong। As I said earlier, ethene contain 2 carbon, तो AR of carbon multiply by 2, twice of AR of carbon plus 4 into AR of hydrogen, ये आप MR कैलकुलेट करते हो, this is the way। अच्छा, अब ना एग्जामिनर MR फार्मूला राइटिंग विच आर वेरी बेसिक थिंग अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, आपने इनका लाजमी ख्याल रखना है। आपके पास MR ऑफ N2O, नाइट्रोजन का AR होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन हमारे पास 16, ये आपके पास 28 एंड 16 इज 44। ठीक हो गया जी, इसमें कोई ऐसी टेंशन थी। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन है, एग्जामिनर में आस्क फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम, मास, एनीथिंग रिलेटेड विद दिस। इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। विच कंटेन द ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसके पास मोल ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उसके पास मास ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। एंड हाउ वी कैन फाइंड द मोल ऑफ ऑक्सीजन, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब यहां पे देखिएगा 1 मोल एल्यूमिनियम नाइट्रेट में कितनी ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। आपको पता है ना ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मोल के अंदर 9 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो 0.2 के अंदर कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9, 1.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बेशक आप ऑक्सीजन का मास भी फाइंड कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन तो आप यहां पे लिखोगे मोल मल्टीप्लाई बाय AR ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक है जी, क्योंकि हम यहां पे एटम ही काउंट कर रहे हैं। देखो ना मैंने यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, दीज आर ऑक्सीजन एटम्स। इसके मोल हमने फाइंड किए, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसलिए अब ऑब्वियसली हर एक केस में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मास ज्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं 0.3 मोल और K2SO4, तो यू आर राइटिंग 0.3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1.2, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3,
ये आपके पास आ गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज आल्सो 1.2, 0.5 और यहां पे 3 है आपके पास, ये 1.5। तो किस में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के मोल हैं, ऑक्सीजन एटम्स के 1.88 इज द आपके पास ए इज द आंसर। आप बेशक इसको 16 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल सी दैट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंपेरिकल फार्मूला? यस, सबसे पहले आप लिखते हो कि एलिमेंट आपके पास, अच्छा एक चीज का ख्याल करना है, एग्जामिनर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बता रहा है, हाइड्रोजन बता रहा है, while we are having 3 elements, the third one is oxygen. So step number 1, how you can find the percentage of oxygen? Answer is very simple. आप कहोगे सर total sum of percentage 100 होता है, कार्बन is 48.65 प्लस हाइड्रोजन is 8.11, ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक मर्तबा आ जाएगी, तो अब आप क्या करते हो, अब आप यहां पे लिखते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप इनकी परसेंटेजेस लिखते हो, हाइड्रोजन की 8.11 और जो भी इसके आगे डिवाइडेड बाय एआर ऑफ कार्बन, एआर ऑफ दिस, यहां पे एआर ऑफ ऑक्सीजन, और जो सिंपलेस्ट नंबर होते हैं उसे आप सब पे डिवाइड करते हो। अगर आंसर फ्रैक्शन में आए, लेट्स से 1.50, 1.33, 1.20, then we always multiply with a suitable number to get the whole number ratio। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। टू सेव द टाइम मैंने यहां पे इसकी वर्किंग की हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एज ए सेड अर्लियर कार्बन और हाइड्रोजन से माइनस किया, ये आंसर आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आई डायरेक्टली रोट मोलर रेशियो परसेंटेज डिवाइडेड बाय मैसेस, ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सब पे हमने डिवाइड किया, दिस इज 1.5, 3 एंड 1। जब भी आंसर फ्रैक्शन में आता है हम किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से वी मल्टीप्लाई विद 2, यू कैन मल्टीप्लाई विद 3, यू कैन मल्टीप्लाई विद 4। स्टार्ट करना है 2 से, अगर तो 2 से प्रॉपर आंसर आ जाए वेल एंड गुड, अगर 2 से ना आए देन यू कैन मल्टीप्लाई विद 3, 4, जो आपका दिल करे, एंड इन दिस वे यू कैन गेट कि हमारे पास बी इज द आंसर। ये मैंने वर्किंग इसलिए की है कि ताकि हमारा टाइम बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? आपको पता है ना परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है? यस, मैं यहां पे फार्मूला लिख देता हूं, वर्किंग आप खुद कर लेंगे। हमारे पास होता है percentage of nitrogen, let's say we are writing mass of nitrogen in one molecule divided by mr into 100। अब बेटा आपके पास mr हर एक का उसने दिया हुआ है, mass of nitrogen यहां पे 1 and 1 2 नाइट्रोजन है 28, its mr is 80 into 100। यहां पे 3 नाइट्रोजन आपके पास है, ये आपके पास आ गया जी 42 डिवाइडेड बाय इसका mr 149 इंटू 100। यहां पे 2 नाइट्रोजन है आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 132 इंटू 100। यहां पे भी 2 नाइट्रोजन है 28 इंटू 60 इंटू 100। आप कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो ये स्मॉलर नंबर है, ऑटोमेटिकली परसेंटेज विल बी हाई। एनीहो आप कैलकुलेट कर सकते हो जी, ठीक है जी। कोई क्या हो गया है, ये करना था, यस। इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में मार खा जाती हैं, आप नहीं खाएंगे। यू आर माय चैंपियंस ऑफ कंसेप्चुअल। अच्छा, मैं यहां पे ना अपना लिंक दूंगा एक कम्युनिटी का, यू कैन ज्वाइन दैट कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी डायरेक्टली एज वेल फॉर द मोर क्विकर रिस्पॉन्स इंशाल्लाह ताला। हम यहां पे आ जाते हैं, आपके पास विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द एक्सटर्नल। आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन हो रही होती है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पता है ना आप लोगों को, ये मैंने 1-2 और वीडियोस में भी बनाया हुआ है। रेड कैट रिडक्शन एट कैथोड, एग्जैक्टली इन द सेम वे हम यहां पे कहते हैं नानो। जी, गर्मियों की छुट्टियां आ गई, नानो के घर जाना है कि नहीं जाना? एंड से मुराद है नेगेटिव आयन,
कहां जाती हैं? ए एन मीन एंड नोड, और क्या होता है आपके पास? ऑक्सीडेशन। तो ये अब आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखें, गेन एंड एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज रॉन्ग। द इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड कैथोड और नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड, आपको पता है ना ये चीज बेसिकली ये होता है कैट, ये कैट आयन कैथोड, यानी पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड कैथोड, कैथोड आपके पास जो नेगेटिव, एंड द नेगेटिव आयन, ये आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास मूव टुवर्ड कैथोड, कैथोड तो आपके पास क्या होता है जी? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नेगेटिव चार्ज, दिस इज रॉन्ग एज वेल। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फ्यूल सेल, ये सारी की सारी चीजों इस पे लाजमी फोकस कीजिए। अच्छा, आपने ना बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे बताना है कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है? इन्हें मिक्स, अच्छा अभी भी आज भी थोड़ा सा हमारा वो नेट का इशू चल रहा है। कल की जो मैंने जून की वीडियो डाली थी उसमें भी था, आज भी हल्का सा लैग कर रहा होगा वीडियो। डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट वीडियो दिस इशू विल बी फिक्स्ड। आपके पास एग्जामिनर कह रहा है कॉपर 2 नाइट्रेट, वही इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एंड सिल्वर नाइट्रेट बाय यूजिंग द प्योर कॉपर, हाफ इक्वेशन अकर एट एनोड। आपको पता है ना, जब भी किसी मेटल को हम उसी के इलेक्ट्रोड के अंदर डिप करते हैं, जैसे हमने कॉपर मेटल को कॉपर आयन में डिप किया, तो इंस्टेड ऑफ एनाइन मेटल विल बी ऑक्सीडाइज। बेसिकली हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? कॉपर विल ऑक्सीडाइज। अच्छा, अगर कैथोड की बात होती है, अब आपके पास 3 आयन थे सॉल्यूशन में, कौन कौन से चैंपियन? हाइड्रोजन आयन कहां से आया? वाटर से। सिल्वर आयन एक्वस कहां से आया? सिल्वर नाइट्रेट से। कॉपर आयन एक्वस कहां से आया? कॉपर सल्फेट से। इन तीनों में कौन रिड्यूस होगा? द वन विच इज लीस्ट रिएक्टिव। विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव? ये सॉरी, सिल्वर आयन। अगर रिडक्शन की बात होती तो सिल्वर आयन रिड्यूस होता। चलें जी अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं डिसएडवांटेज, आपको पता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो डिसएडवांटेज होता है, हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि जी ये तो पेट्रोल और उसकी बात कर रहा है, हम तो यूज ही नहीं करते पेट्रोल हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। हाइड्रोजन टैंक स्प्लिट इनटू एन एक्सीडेंट, दिस इज द राइट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आपके पास इज टॉक्सिक, गलत, इसमें वाटर प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन अगर एयर से ले रहे हो ये तो और अच्छी चीज है, तो इसका मतलब है डिसएडवांटेज हमारे पास ये है जी। नेक्स्ट आपके पास एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास इन केमिकल रिएक्शन थर्मल एनर्जी इज गिवन आउट। थर्म हीट को कहते हैं, थर्मामीटर, थर्मोस्टेट। थर्मल एनर्जी गिवन आउट मीन हीट इज गिवन आउट। रिएक्शन क्या होगा? एंडो या एक्सो? गलत, गलत, एक्सो होगा। एक्सो मीन एग्जिट। अब इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करनी है। अब पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, पहले इसको देखते हैं। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड देन एनर्जी रिलीज, दिस इज आल्सो रॉन्ग। क्यों? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए अगर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो आपको पता है ना हमारा फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस एनर्जी गिवन आउट। रिक्वायर्ड किस चीज के लिए होती है? रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। गिवन आउट किसके लिए होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि प्रोडक्ट में हो रहे होते हैं। अब क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर रिक्वायर्ड ज्यादा होगी तो साइन विल बी पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं यहां पे हाईलाइट कर, चलें जी चैंपियंस। Which statement about the physical change is correct? The physical change is impossible to reverse. ओए होए, वाकई इम्पॉसिबल होता है? नो, कोई एक फिजिकल स्टेट तो बताइएगा। मेल्टिंग, देखो आप आइस को मेल्ट करवाते हो और उसे फ्रीजर में रख दें, इज इट इम्पॉसिबल? गप लगा रहे जी।
द फिजिकल चेंज आपके पास अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस में चेंज, यस हमारे पास बहुत सारी ऐसी फिजिकल चेंज होती हैं जहां पे सॉलिड का कलर डिफरेंट होता है, जब वो मेल्ट होता है तो हमारे पास कलर स्लाइटली चेंज हो सकता है, दैट इज क्वाइट न्यू सब्सटेंस, नो नॉट एट ऑल, इट्स ए केमिकल चेंज। नो एनर्जी रिलीज, अगेन दिस इज रॉन्ग। आपको पता है ना हमारे पास फिजिकल चेंज भी एंडो और एक्सो हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह भी मैंने मेल्टिंग की बात की, मेल्टिंग जो आपके पास है इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज एंडो, लेकिन इसका जो अपोजिट होता है आपके पास फ्रीजिंग, उसमें हीट गिवन आउट होती है। सेम इज द केस बॉइलिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड, कंडेंसेशन, हीट इज गिवन आउट। हाँ जी चैंपियन, इस क्वेश्चन की तरफ आइएगा, गौर से देखिएगा। आपके पास एक्स P changing into YQ. The two experiments are done. आपके पास investigated the rate of reaction. The condition are same except the different temperature. सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है किस में रिएक्शन फास्ट हो रहा है। देखिए यहां पे देखिएगा और यहां पे देखिएगा, over here you can see the change is more drastic as compared to this. तो इसका मतलब है कि T1 is a greater temperature. यहां पे हमारे पास रिएक्शन फास्ट हो रहा है। देखें आपके पास ये जो भी टाइम इंटरवल है इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसमें 1-2 के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इसका मतलब है, या इक्विलिब्रियम मीन प्रोडक्ट में सॉरी चेंज हुआ, तो इसका मतलब है दिस इज फास्ट। तो ये T1 हमारे पास हाई है। डन हो गया जी, गुड शाबाश। अब हम आ जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स और वाई कितना है। हम एक काम करते हैं, दो में से किसी एक बॉक्स को वो कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। देखो चैंपियन ये 0 था, अब ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि 9 मोल बने। ओके, इसके कितने मोल यूज हुए? 1 2 3 4 5, एक मिनट 1 यहां से करेंगे, थैंक यू एक मिनट, क्योंकि वो तो स्टार्ट है आपके पास, यहां तक 1 यूज हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी आपके पास P के 6 मोल यूज हुए। ये देखें ये यूज हो रहा है, और इसके 9 मोल आपके पास बने। यहां पे कितने मोल? 6 मोल। इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो क्या है? 2:3। तो आपके पास X2 आ गया, Q आपके पास 3 आ गया। अब है कोई कंफ्यूजन? कमेंट कर लिया करो अल्लाह के बंदो। तो X आपके पास 2, Y is 3, पहली चीज ये वाली इंफॉर्मेशन तो गलत हो गई। और कौन सा टेम्परेचर हायर था? अभी हमने कहा T1 इज हायर, सो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, A इज द आंसर, T1 इज हायर। समझ आ रही हो? तब भी कभी कभी बता दिया करें फीडबैक कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, और अगर मैंने अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया अगेन लेट मी नो, सर फ्लॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दीज आर फॉर यू पीपल चैंपियंस। अब यहां पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको पहले से बता दी। क्यों? क्योंकि जब हम पोजीशन के लिए बात करते हैं तो हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, मोल रिएक्टेंट के ज्यादा है या प्रोडक्ट के। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यू, अच्छा यहां पे वो क्या कह रहे हैं? द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अच्छा सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा है, मैंने ज्यादा वो कर दिया, अच्छा इट्स ओके। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम और रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेस आपके पास एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो आपके पास बैकवर्ड एंडो होगा, जिसे हम नॉर्मली लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, गलत। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज, यस दिस इज द राइट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस, गलत। क्यों? याद रखिएगा एग्जामिनर ने यहां पे लिखा हुआ है न्यू इक्विलिब्रियम। व्हेन वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, rate of forward reaction must be equal to rate of reverse reaction. This is very important thing. रेट इक्विलिब्रियम पे हमेशा इक्वल होता है। बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं जी कि सर हमारे पास इक्विलिब्रियम चूंकि बैक शिफ्ट हो रहा है तो हो सकता है जी कि रेट इसका ज्यादा, नो नॉट एट ऑल। इनिशियली इसका रेट ज्यादा होगा, बट व्हेन वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड दोनों का रेट फिर सेम हो जाएगा। चलिए चैंपियन यहां पे आ जाते हैं। हमारे पास एग्जामिनर हमें कह रहा है कंटैक्ट प्रोसेस,
किधर गया जी, ये आप सबको पता है ना, कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड इज दिस। मैं बाकी भी बता देता हूँ। आयरन कैटलिस्ट हेबर प्रोसेस में यूज करते हैं। प्रेशर लेस देन 10 atm होता है, टेम्परेचर 450 होता है, 4 नहीं, बेसिकली हमारे पास 300 से अबव होता है। ये आपके पास आ गया। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मजे का क्वेश्चन इसलिए कि मेजॉरिटी आप में से बच्चे ये समझते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट माइट बी इक्वल टू हमारे पास जो होता है ग्रुप नंबर, दैट इज अप टू सम एक्सटेंट ट्रू, लेकिन यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ऑल दो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इसकी +7 है? देखो 2 सल्फर है, आप यहां पे लिख देते हो 2x प्लस 8 ऑक्सीजन है, 8 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज इज -2, तो x की वैल्यू आ गई +7। बाय द वे इसी पैटर्न पे आप कैलकुलेट करोगे, सल्फर इज +6, सल्फर +7 से +6 रिड्यूस हो रहा है, आयरन तो ऑब्वियस है +2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है। द एलिमेंट दैट इज रिड्यूस्ड, वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास क्या है, सल्फर है, इन दो में से कोई एक होगा। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास बिहेवियर ऑफ दिस, the substance which is reducing itself act as an oxidizing agent, the substance which is reducing itself act as a oxidizing agent। और वैसे भी आप देख सकते हो आयरन 2 को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज करा रहा है, सो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट, विच सॉलिड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस गैस। अब देखिए आपके पास कार्बन तो रिएक्ट ही नहीं करता, वैसे मेटल रिएक्ट करती हैं, प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम दे कैन नॉट रिएक्ट। मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद द आपके पास एसिड दे गिव साल्ट, वाटर, और कोई गैस हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होती। दिस इज आल्सो रॉन्ग। सोडियम कार्बोनेट, कौन सी गैस आपके पास प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द राइट ऑप्शन। 1 मोल per dm cube of aqueous solution having the highest pH value। बेस की pH वैल्यू हाई होती है, एसिड की pH वैल्यू लो होती है, तो पहले नंबर पे स्ट्रॉन्गर एसिड, लोअर pH वैल्यू आपके पास जी, और एसिड की pH 7 से कम, बेस की ज्यादा, तो हमने यहां पे एसिड वाली ऑप्शन को तो वैसे एलिमिनेट कर दिया। सोडियम क्लोराइड साल्ट है, pH 7, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड pH 13 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्साइड्स ऑफ क्यू रिएक्ट सेपरेटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है ना, ये याद कर लो, बहुत मर्तबा एग्जामिनर पूछता है। हमारे पास कौन कौन से जी? जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम। ये तीनों एम्फोटेरिक हैं, दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। कभी इनके नाम पूछ लेते हैं, कभी इनका बिहेवियर पूछ लेता है। दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वो क्वेश्चन था जिसपे एग्जामिनर कह रहा है कि स्टूडेंट ने गैस भी किया है, और दिस इज द क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर कह रहा है चैलेंजिंग भी है। वैसे चैलेंजिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। हम जब कभी भी एसिड विद मेटालिक कार्बोनेट कर रही होती हैं, आपको पता है ना, मेजॉरिटी मेटालिक कार्बोनेट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, यस, पोटाशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। नोट कर लें तीनों को, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब इनके कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं। अगर आप सोडियम का कंपाउंड बनाना चाहेंगे, पोटाशियम का कंपाउंड बनाना चाहेंगे, पोटाशियम का, तो सोडियम एंड पोटाशियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम इन्हें हमेशा सॉल्युबल साल्ट, इवन इनकी बेसिस भी सॉल्युबल है, हम टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन आपके पास रॉन्ग आ गए। तो इसमें बेसिकली हम कॉपर कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। वी यूज एक्सेस ऑफ कॉपर कार्बोनेट ताकि एसिड कंप्लीटली यूज्ड हो जाए, फिर फिल्टर करेंगे, कॉपर कार्बोनेट को हम रिमूव कर लेते हैं। एसिड प्लस मेटल, ये भी मेथड हमारे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट के लिए यूज होता है, लेकिन याद रखिएगा टाइट्रेशन पता है किस किस की होती है, ये पॉइंट याद रखना है। all soluble salt of group 1 titration method, all soluble salt of group 2 except magnesium salt are titration method। क्यों बेटा?
उसकी रीजन ये होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं एक्सेस में, ताकि एसिड यूज हो जाए, एक्स्ट्रा मेटल को हम रिमूव कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन के लिए सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल है, वैसे आपके पास ये वाली ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकती। खैर मैं ऑलरेडी आपको आंसर बता चुका हूं। टाइट्रेशन के लिए वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, साल्ट को भी और उसके रिएक्टेंट को भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है, HCl इज आल्सो वाटर सॉल्युबल। अगर आपको ये शुरू वाली चीज नहीं भी पता, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप सिर्फ इसी की तरफ भी आ जाएं, तो आपको पता है प्रेसिपिटेशन मेथड में ये वाला कंपाउंड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपके पास ए और ये बच गया। अब आपको पता है टाइट्रेशन में कभी भी कॉपर सल्फेट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। टाइट्रेशन के लिए बेस को कंप्लीटली सॉल्युबल होना चाहिए, ये मैंने आपको दूसरा वे भी बता दिया। अच्छा हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर को कैसे पता चला कौन सा क्वेश्चन गेस वर्क है और कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इसके लिए वो डिफिकल्ट भी लिख सकता था, व्हाई ही यूज्ड द टर्म फॉर 2 क्वेश्चन के मेजॉरिटी गेस वर्क। कमेंट्स में लाजमी बताना, देन आई विल गिव यू द आंसर। विच प्रॉपर्टी डिटरमिन द ऑर्डर। आपके पास, आपको पता है ना, हमारे पास कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, तो क्या पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है? नो। दूसरे नंबर पे 2 डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेट्स से अगर मैं आपके सामने सोडियम की बात करूं 1123, मैग्नीशियम 1224, इन दोनों में एवरी वन कंटेन 12 न्यूट्रॉन, तो क्या इन दोनों की पोजीशन सेम है? नो। सो व्हाट इज द यूनिक थिंग? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। Which statement explain why helium and neon are unreactive? अब गौर से सुनना है, he specifically said helium. Helium के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे पहले नंबर पे both are gases at room temperature, this is wrong. हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो वो तो नहीं ऑप्शन आपके पास। Then why this one is right? They have 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे ट्रैप नहीं होना। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी में बच्चा इस क्वेश्चन को कर जाता है, याद रखिएगा हीलियम कंटेन वो बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सारे एटम्स में होता है। दिस इज आल्सो रॉन्ग। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, दिस इज द राइट रीजन। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्टेंस एक्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट एंड मेलिएबल। 2 इंफॉर्मेशन बता दी। सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर है, मेटल या ग्रेफाइट हो सकता है, बट मेलिएबल इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एज वेल, सो इट मीन इट्स ए मेटल। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन लेयर ऑफ नेगेटिव आयन। ऐसा नहीं होता जी आपके पास। अच्छा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इसमें मूव ही नहीं करते। जॉइंट लेटस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। एक्स इज ए लेयर ऑफ एटम, मेटल नेवर बी लेयर ऑफ एटम, दिस इज आल्सो रॉन्ग आपके पास। एल्यूमिनियम एंड कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम यूज्ड ओवरहेड। बहुत आसान है भैया, एल्यूमिनियम की डेंसिटी लो होती है, इसलिए तो आपके पास एरोप्लेन वगैरह में भी यूज्ड होता है, और यहां पे भी। तो एल्यूमिनियम हैज लेस डेंसिटी देन कॉपर। ये तो आसान सी इंफॉर्मेशन थी यूजेस ऑफ मेटल से। द ऑक्साइड्स ऑफ जी इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद द कार्बन। अब वो कह रहे हैं कार्बन से हीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का एलिमेंट नहीं है। इट इज लेस रिएक्टिव देन आपके पास। तो आप यहां पे देखें, एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं हो सकता, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये आपके पास है। वो वैसे मैंने आपको बता दिया था, दैट वाज वेरी गुड, इजी, और आप इजीली गेस कर सकते। मेटालिक और MO आपके पास, ऑक्साइड आपके पास है जी MO। कलर्ड कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है। कलर्ड कंपाउंड क्या चीज इंडिकेट करे? ट्रांजिशन मेटल है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी हाई होती है, तो ये ऑप्शन तो आप लो वो कर देंगे। व्हेन ए पीस ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ M पॉजिटिव, M इज डिस्प्लेस, इट मीन इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इसका मतलब है आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो अब वो कह रहे हैं द पॉसिबल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस गलत, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हाईली रिएक्टिव मेटल की होती है विच आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम एंड ऑल अदर थिंग्स। इलेक्ट्रोलिसिस एंड हीटिंग, यस,
हीटिंग विथ कार्बन ओनली रॉन्ग, हम इसका वो कर सकते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है, दोनों के दोनों मेथड हो सकते हैं हमारे पास जी। याद रखिएगा कोई भी मेथड, कोई भी चीज जिसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस, जो बेसिकली हमारे पास हीट जिसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसकी इजी होती है आपके पास जी। मोल्टन कंपाउंड के अलबत्ता करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहां पे है क्या नहीं है जी, उस हिसाब से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेमेटाइट, हेमेटाइट का फार्मूला आता है सारी चैंपियंस, यस आपके पास क्या होता है Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड। व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन इन 500 kg। अच्छा Fe2O3, इसमें आयरन का AR यहां पे दिया हुआ है 56, दो आयरन है तो 56 मल्टीप्लाई बाय 2 112, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 48, इसको आप ऐड करो तो ये आपके पास 160 आ जाता है, यस। यहां पे देखिएगा इसमें आयरन जो है वो 112 है आउट ऑफ 160, यहां पे एग्जामिनर हमें दे रहा है 500, आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यू विल गेट द आंसर। अभी मेरे पास राइट नो कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है जी, मैंने कहीं पे इसका आंसर लिख लिया था, मैंने कहा जी कि चलें आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, एग्जामिनर कह रहे हैं ये बहरहाल आप कैलकुलेट कर लेंगे, उस हिसाब से आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर विच रो डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिसएडवांटेज डीऑक्सीनेशन ऑफ वाटर, दिस इज रॉन्ग। आपको पता है डीऑक्सीनेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये कब होता है यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस में, कैसे होता है, आपके पास जब एलजी जो होती है वो डेथ होती है उसकी, डिकम्पोजर उसे यूज करते हैं, दे यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एज वेल, तो ये इंप्रूव द प्लांट ग्रोथ। फिर डैमेज इक्वेटिक लाइफ, क्यों, फर्टिलाइजर में हमारे पास नाइट्रेट जो होती हैं वो बेसिकली एलजी की ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं, तो ये बेटा हमारे पास होता है फर्टिलाइजर जी। एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू एयर हैज नथिंग टू डू, दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज। अब बेटा यहां पे हम आ जाते हैं मीथेन, आप इसमें से ना किसी भी चीज को देख सकते हैं, मीथेन कैंसर काज नहीं करता, कैंसर हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट जिन्हें कहते हैं, ठीक है जी, वो हमारे पास काज करते हैं। अच्छा ग्लोबल वार्म, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी मीथेन नहीं करता, बेसिकली हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहां पे कैंसर काज ये भी नहीं करते, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेट। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कैसे करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन एंड फॉर्म द फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे पैन भी कहा जाता है, ये आप ए लेवल में पढ़ेंगे, यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हो फोटोकेमिकल, ये फोटोकेमिकल स्मॉग के आगे प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेज होती हैं, ए इज द आंसर। अच्छा डिफरेंट अनब्रांच्ड, अब एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है अनब्रांच्ड एस्टर, चलें जी बना लेते हैं हम यहां पे। देखिए एस्टर की कंडीशन, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4H8O2। एस्टर क्या होता है, एस्टर ये होता है कि C डबल बॉन्ड O, बेसिकली अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन लगा दूं इट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस हाइड्रोजन की जगह पे एटलीस्ट 1 कार्बन अटैच हो। अब आपने यहां पे एक कार्बन अटैच किया, टोटल आपके पास 4 कार्बन है, 1 and 2, ये बेशक आप बाकी हाइड्रोजन लगा लें, ये आपके पास, वैसे पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल प्रोपेनोएट, ये आपके पास प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथेनॉल से बनता है। अब यहां पे एक कार्बन के बजाय हम 2 कार्बन भी कर सकते थे, C डबल बॉन्ड O, लेट से मैं इसे यूं लिख देता हूं CH2 CH3 एंड ओवर हियर CH3, अब ये एक जगह पे O भी यहां पे, ये आपके पास क्या आ गया इथाइल इथानोएट। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ और सिर्फ ये मिथेनोइक एसिड आ जाता एंड देन वी आर राइटिंग CH2 CH2 एंड CH3, दिस इज आल्सो एस्टर। अच्छा ये 3 आ गए 1 2 एंड 3। अगर इन फ्यूचर एग्जामिनर टोटल पूछे, व्हाट आई सेड इन फ्यूचर, तो तब आप इस तीसरे को ब्रांच भी कन्वर्ट कर सकते हो, और ये आपके पास एक और आ सकता है, ये आपके पास अगर वो टोटल पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच के केस में ये 4th वन भी बन सकता है, बट इन दिस क्वेश्चन ही सेड अनब्रांच, सो आवर आंसर विल बी सी। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे लाजमी याद रखना है, भूलना नहीं है, ये वो चीजें जो आपने मेमोराइज करनी होती है।
The compound at the top of the column is more volatile. Yes, they have low boiling point. The compound at the bottom of the column has more viscous. Yes. Viscosity किसे कहते हैं? Resistance to flow of a liquid. जितना बड़ा molecule होगा, it will be more viscous. The chain length of molecule at the bottom of the column are short. गलत. This is आपके पास long. So 1 and 2 are correct. So we are having B is the right option. Next question, question 36. Which statement about the आपके पास hydrocarbon is correct? अच्छा, they are unsaturated means they are less आपके पास soluble in water than. अच्छा बेटा, आपके पास ना हाइड्रोकार्बन वैसे इनसॉल्युबल होते हैं हमारे पास. अल्कीन आर अनसैचुरेटेड, दैट मीन याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड से मुराद होता है दे आर हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. इट्स नॉट अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट्स अबाउट के दे नीड मोर हाइड्रोजन टू बिकम सैचुरेटेड. इनमें कार्बन के सारे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं है. जैसे लेट्स सी इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें 2 और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं एंड इट कैन चेंज इनटू अल्केन CH3 एंड CH3. तो देखो इसमें फर्दर और कोई ऐड नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई दिस इज सैचुरेटेड और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अनसैचुरेटेड. अल्कीन्स कंटेन हायर परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन. यस, इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. यहां पे आपके पास है 2 कार्बन एटम, 20 आपके पास 4 आ गया. 2 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है. वी आर राइटिंग 24. टोटल आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पे आपके पास क्या आ गया? 2 कार्बन एटम 24 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100. आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास ये आंसर लार्जर है, क्योंकि वैसे भी मैथमेटिकली ये वैल्यू स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस. बाकी एवरीथिंग इज सेम, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. ये मेरे ख्याल है 70% और वो 80% आ जाएगा, बट एनी हो. इधर आ जाते हैं आपके पास. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Cracking of large alkane produce the small alkene. No, this is wrong. Normally they produce alkene. Presence of carbon double bond carbon alkene mean 1 mole of alkene react with 80 gram of bromine. This is wrong. देखो बेटा, आपके पास मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, क्योंकि एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट टीच करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम नहीं बताऊंगा, वरना तो मैं कह चुका था कि आंसर कौन सा ठीक है. ये बेटा जब एक डबल बॉन्ड है तो CH2Br, अब एक डबल बॉन्ड के लिए 1 मोल ब्रोमीन चाहिए. 1 मोल ब्रोमीन का जो MR हमारे पास होता है वो होता है 160. यहां पे कितना लिखा हुआ है? 80. ये मैंने इसलिए बताया, इन फ्यूचर एग्जामिनर अगर कोई ट्रिक करना चाहे तो यू मस्ट हैव आइडिया. क्या पता वो इन फ्यूचर ये कह दे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल में they required 160 gram of bromine. In that case it will be right as well. Next बेटा आपके पास, when ethanol is made from the glucose fermentation each glucose molecule produce 2 molecule. yes, ये आप सबको पता है कि हमारे पास जो इसकी इक्वेशन होती है C6H12O6, जब आप फर्मेंटेशन करते हो तो 2 मोल ऑफ C2H5OH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये इंफॉर्मेशन. when ethanoic acid is made from ethanol, अब गौर से देखिएगा, इथेनॉल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. देखो इथेनॉल इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, CH3CH2OH, ये ऑक्सीडाइज हो गया CH3COOH. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और गेन ऑफ आपके पास ऑक्सीजन भी हो रहा है. दिस प्रोसेस इज ऑक्सीजन. तो जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमारे पास दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो हमारे पास A एंड B बोथ आर करेक्ट. आपके पास 1 and 2. ये बाज़ औक़ात बच्चे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चक्कर में हो जाते. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 वे हैं. एक वे तो यह है कि जी आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड करें, फिर मोलर रेशियो से आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल फाइंड करें. बाय यूजिंग द मोल एंड बाय यूजिंग द वॉल्यूम यू कैन फाइंड द कंसंट्रेशन, बट दिस इज वेरी वेरी लेंथी मेथड. दूसरा मेथड आपके पास ये होता है, आप यहां पे लिख लें सल्फ्यूरिक एसिड. ये हर एक टाइट्रेशन के क्वेश्चन के लिए यूज होगा. आप फार्मूला लिखें C1V1/N1 इज इक्वल टू C2V2/N2. अब बेटा C क्या चीज है? C यूज फॉर कंसंट्रेशन, V फॉर वॉल्यूम. इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन वॉल्यूम को आप CMQ में भी रहने दे सकते हैं,
क्यों? लेट्स से यहां पे वॉल्यूम है 20, आप 1000 डिवाइड करते हो, यहां पे 30 है, 1000 डिवाइड करते हो तो 1000 से 1000 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। बेशक आप यहां पे मैं लिख देता हूं कि यू कैन कीप द वॉल्यूम इन dm क्यूब और cm क्यूब, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एज पर बैलेंस इक्वेशन। अब देखें, सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन आपने फाइंड करनी है, इसका वॉल्यूम 16.20 है, बैलेंस इक्वेशन में इसका 1 मोल है, इट्स कोफिशिएंट इज 1। C2 sodium hydroxide, its concentration is 0.1, its volume is 25, so we are writing 0.1 multiplied by 25, और इसके नंबर ऑफ मोल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 है, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 16.2। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, ये आपके पास बे विल बी द आंसर। इसको नोट कर लें, आई एम श्योर। अच्छा, बाज होगा ना, बाज टीचर इसे M1 V1 भी कहते हैं। हम नॉर्मली कैम्ब्रिज में, एज आई एम द ए लेवल टीचर मेनली, ए लेवल में भी जब आप ये फार्मूला यूज करते हो, वी प्रेफर C1 बाय द वे, C इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन। यहां पे आ जाते हैं, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू टू पिंक और बॉइलिंग पॉइंट भी। अच्छा, ये वाटर का टेस्ट है और ये बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का है, तो X इज ए प्योर वाटर। अब यहां पे वो कह रहा है नो चेंज, अगर ये इम्प्योर भी होता तब भी चेंज होती, तो दिस वन इज नॉट वाटर एटलीस्ट। वैसे एक्चुअली ये अल्कोहल है 78, लेकिन आपको नहीं पता, इट्स ओके। अब आपके पास ब्लू टू पिंक, अगेन इट कंटेन वाटर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर। आपको पता है ना, इंप्योरिटी ऑलवेज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसे जल्दी से लैपटॉप को चार्जिंग पे भी लगा लूंगी। यस, 2 क्वेश्चन बच गए हैं, लेकिन ये हो जाए। ओके, थैंक यू जी। तो इंप्योरिटी क्या कहा मैंने, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट आपके पास और डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इट मीन दिस वन इज इम्प्योर वाटर। तो आपके पास X इज प्योर, आपके पास X इज प्योर वाटर, ये इम्प्योर वाली ऑप्शन को, X इज प्योर वाटर, Y इज नॉट वाटर एट ऑल, एंड दिस इज इम्प्योर वाटर। ये हमारे पास D इज द आंसर। कंपाउंड X इज सॉल्युबल इन वाटर, अच्छी चीज है भाई। कंपाउंड, सॉरी X कह रहा हूं, Q, ओके, यस, गुड, थैंक यू। कंपाउंड Q गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली ये सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो आपको पता है ना सल्फेट का टेस्ट क्या होता है, सल्फेट का टेस्ट ये होता है कि SO4 -2 एक्वस, ये बेरियम आयन के साथ हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं, बेरियम सल्फेट। बेसिकली बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट आर इनसॉल्युबल। अगर आपको सॉल्युबिलिटी भी याद हो तो इट कैन हेल्प यू अलॉट। इसका मतलब है एक इसमें बेरियम आयन प्रेजेंट है, हमने अमोनियम वाली ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। Q is warm with sodium hydroxide and aluminium foil। आपके पास गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न लिटमस पेपर ब्लू। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, अमोनिया गैस। ये किसका टेस्ट है, नाइट्रेट। जिसका मतलब है कि क्लोराइड भी नहीं है, नाइट्रेट है। पता है क्लोराइड का क्या टेस्ट होता है, क्लोराइड जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली सिल्वर आयन के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्लोराइड आयन रिएक्ट विद सिल्वर आयन, इट चेंज इनटू सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब बेटा आपने मुझे बताना है कि आपको इस वीडियो से कितना एडवांटेज हुआ एंड व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।